सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के का प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया और चांदी और तांबे का आहत सिक्के सबसे पहले डाले गए थे। जो आहत सिक्के जो बनाए गए थे सबसे पहले चांदी और तांबे के बनाए गए थे और ये पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले। मुद्रा शास्त्री ने इनका अन्य अन्य सिक्कों का अध्ययन करके वाणिज्य प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। यहाँ तक कि आहत सिक्के से बने प्रतीक उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों में राजाओं ने जारी किया था। मतलब कहने का मतलब क्या है, समझना कि ये जो आहत सिक्के थे सबसे पहले चांदी और तांबे के बनाए गए थे। जब उपमहाद्वीप की खुदाई हो रही थी उस दौरान कई सारे सिक्के मिले जिससे पता चला है कि ये जो सिक्के का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भी किया जाता था। यहाँ तक कि जो सिक्के थे जब उनकी पहचान की गई वो मौर्य वंश से भी निकला, उन पे कई सारे राजाओं का नाम भी लिखे हुए थे। यह भी संभव है कि व्यापारी धनपतियों और नागरिकों ने इन प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हो। शासकों की प्रतिमा के नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासक ने जारी किए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिमा और नाम वाले सिक्के की सबसे पहले किसने जारी किया? हिंद यूनानी शासक ने जारी किया, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। अब आता है कुषाण। सबसे पहले सर्वप्रथम या सबसे पहले सोने के सिक्के किसने लागू किए? वो कुषाण शासकों ने लागू किया, जो किससे मिलते जुलते थे? वो रोमन सम्राट और पार्थियन शासकों से मिलते जुलते थे। वो उत्तर और मध्यम भारत के कई पुरास्थल पर ऐसे सिक्के मिले जो सोने के सिक्के व्यापक प्रयोग के संकेत मिले, जो बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय भी किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थल में सबसे बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले, जिनमें ये स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धा जो वर्ग थे, जैसे इसमें बता रखा पंजाब और हरियाणा में, तो वो भी क्या कर सकते थे? सिक्के जारी कर सकते थे। जैसे कबीला गणराज्य में सिक्के जारी किए गए। जैसे पुरावैदिक के योद्धाओं शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों संख्या मिले। मतलब कुछ ऐसे सिक्के भी थे जो योद्धा के द्वारा जारी किए जाते थे, जैसे कि तांबे के सिक्के इसमें बताए गए हैं, जो व्यापार में भी काफी ज्यादा काम आता था। सोने के सबसे भव्य सिक्के से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए थे। मतलब सोने के जो भव्य सिक्के थे उसको जो है कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए। इनके आरंभिक सिक्के प्रयुक्त में सोना अति उत्तम था। मतलब ये देखा जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को लाभ भी होता था। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे ये संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? इतिहासकार में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य का पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों के समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर भी असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार में लाभ मिलता था। कहने का मतलब क्या है, छठी शताब्दी में अगर देखा जाए तो ये सिक्के मिलने क्या हो गए थे? बहुत कम हो गए थे, क्योंकि उस समय कई सारे आर्थिक संकट भी आ गए थे। कई सारे इतिहासकारों को कहना भी है यही है कि उस समय रोमन साम्राज्य वो क्या धीरे धीरे पतन हो रहा था, जिससे व्यापार में कमी आई, जिससे इससे ये जो सिक्का ये भी क्या हो गया? कम हो गया। और इस काल में नए नगरों व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका ये भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्के का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। मतलब सिक्के मिलना तो कम हो गया, लेकिन जो अभिलेख है और जो ग्रंथ है उसमें क्या होता था? सिक्के का उल्लेख किया जाता था, क्योंकि वो प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा। कुछ का कहना ये भी है कि जो सिक्का है वो प्रचलन में था, लेकिन लोगों ने उसे इकट्ठा करके नहीं रखा, जिससे क्या जो सिक्के क्या हो गए? धीरे धीरे कम हो गए या लुप्त हो गए। बात मूल बातें। अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हमने अन्य बातों के अलावा अभिलेख के अंशों के बारे में पढ़ा व अध्ययन किया।
लेकिन इतिहासकारों को ये कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख पर क्या लिखा है। जैसे कि ये जो सिक्का है ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये वाला सिक्का, ये एक योद्धा सिक्का है, योद्धे। जैसे कि अभिलेख है, इसमें कोई कि लिपि में लिखी गई लिपि में लिखी गई है, जैसे ब्राह्मी लिपि का अध्ययन टॉपिक है। जैसे का को देखा जाए तो ऐसे लिखा जाता था, शा को ये, ढा को ये, दा को दा, ऐसे। आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। 18वीं सदी के यूरोप में विद्वानों के भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपि का भी अध्ययन शुरू किया गया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की गई। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वान ने कई बार ये भी अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे जबकि प्राचीन अभिलेख वस्तुएं प्राकृतिक में थे। मतलब जो अभिलेख जो मिले गए थे, जो प्राचीन अभिलेख थे वो किस में थे, संस्कृत में थे, और कुछ अभिलेख ऐसे भी थे जो प्राकृतिक भाषा में भी थे। फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिक अथक परिश्रम के बाद जेम्स विल्सन ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। मतलब जो अशोक द्वारा जो लिपि है उसकी अगर देखा जाए उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स विल्सन ने पढ़ा था। कब, 1838 में। और खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, पश्चिमी उत्तर के अभिलेख में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्के जानकारी हासिल करने में आसानी हुई थी। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। मतलब जो हिंद यूनानी के द्वारा जो प्रतिमा वाले सिक्के चलाए गए थे, मतलब चेहरे वाले जो सिक्के चलाए गए थे, उसपे उसमें राजाओं का नाम मिला। कौन सी भाषा में नाम मिला, यूनानी और खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक प्रतीक मान लिया, जैसे आ प्रयोग किया गया। अपोलोडोट्स में लिखने के लिए आ का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रिंसम ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृतिक के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकार एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीके का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेख का अध्ययन करें। अभिलेख में शासक अशोक के नाम नहीं लिखा, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया। मतलब जो शासक जो अशोक है या उसके अभिलेख में किसी प्रकार का अशोक का नाम उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जो उसके द्वारा जो नीति चलाई गई है उससे हमें पता चलता है कि यह अशोक का अभिलेख है। जैसे कि देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, और प्रियसी यानी देखने में सुंदर, मतलब उनकी उपाधि का भी उपाधि भी लिखी गई। अशोक नाम अन्य अभिलेख में मिलता है जिसमें उनकी उपाधि भी लिखी है। इन अभिलेखों के परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विशेष शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता आते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन लेखों में एक ही शासक ने बनवाया था। अशोक ने अपने अभिलेख में कहा कि उनसे पहले शासकों ने रिपोर्ट इकट्ठे करने की व्यवस्था नहीं की। यदि अशोक से पहले उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का ये वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेख में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि ये पता चल सके जो उनमें लिखा वह सत्य है या संभव या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं या बड़े ध्यान करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल ना जाए। कि जैसे जो अभिलेख शास्त्री है वो क्या करते हैं, अभिलेख का अध्ययन करने के लिए वो बहुत सावधानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभिलेख में जो लिखा है क्या पता कोई इसका अर्थ अलग निकाल दे या कोई कुछ और समझ ले, इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। इतिहासकार को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो वे क्या आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान रुकते थे? मतलब जो राजा द्वारा जो निर्देश चलाए जाते थे, मान लो कि जो पत्थर है या कुछ बोर्ड लगाए जाते थे तो वहां पे जो भी कुछ लिखा जाता, क्या जो साम्राज्य के जो लोग उसको देखते थे या उसको पढ़ते भी थे, इन सब का भी वहाँ अंदाजा लगाया जाता है। क्या अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं थे क्या?
पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृतिक उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे, क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्या प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में ही मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है कि हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करें तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा में प्राप्त, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला, अर्थात ये अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई है। अब आता है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती थी। कभी कभी इसे तकनीकी सीमा होती थी, जैसे अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता था। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते। इसके अलावा अभिलेखों में शब्द के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता था, क्योंकि कुछ अर्थ किसी भी विशेष स्थान या समय से संबंधित होता है। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़े तो हम पाएंगे दुकान इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते हैं। मतलब अभिलेख की कुछ सीमा का मतलब क्या है? जो अभिलेख लिखे जाते थे उनकी कुछ सीमा हुआ करती थी, मतलब उनको उत्कीर्ण करके या हल्के ढंग से या गहरा या कैसे भी उन्हें लिखा जाता था। और जो अभिलेख थे कुछ तो हल्के लिखे होने का नष्ट हो गए या जो उनके अक्षर लुप्त हो गए बीच बीच में से। तो जो अभिलेख शास्त्री जब उनका अध्ययन करते हैं तो उन्हें उस शब्द का पता लगाने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि कई हजारों अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके, ये प्रकाशित किए गए या उनके अनुवाद किए गए। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वे समझता कुल अभिलेख के अंश मात्र है। मतलब जो अभिलेख जो हजारों में प्राप्त किए गए तो उसमें कुछ अभिलेख ही हमें मिलते हैं जो आज वर्तमान में पाए गए, लेकिन और भी अभिलेख थे जो क्या लुप्त हो चुके या मिले ही नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या ये है कि जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेख में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती को दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी में सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। मतलब अभिलेख की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वहाँ के मतलब किसानों के बारे में उतना पता नहीं चलता, लेकिन अभिलेख जो लिखवाते थे तो उनके बारे में ज्यादा पता चलता है, क्योंकि अभिलेख वही लोग लिखवाते जो अपने बारे में लिखवाना चाहते थे। अब आता है अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता, साथ ही इतिहास का प्राय प्राचीन और अवांछनीय दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभिक इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन और विभिन्न सामाजिक समूह के उदय और महत्वपूर्ण